Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is a part third of public policy. ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। और आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में, इसके पिछले पार्ट्स में हमने पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में हमने इंक्रीमेंटल पैराडियम, रैशनलिस्ट पैराडियम और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पैराडियम जो है मॉडल देखे, और जिसमें हमने देखा कि कैसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। जो भी पॉलिसी होती है उसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें कॉस्ट इतना लग रहा है तो बेनिफिट कितना हो रहा है, ठीक है। और हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं, इवैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, जब हम कोई भी पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। 3 मॉडल्स हैं, हम इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर पब्लिक पॉलिसी टॉपिक, इन जनरल भी पता होना चाहिए। देखिए, पहला अप्रोच जो इसमें होता है, पहला मॉडल इम्प्लीमेंटेशन में, वो होता है अथॉरिटेटिव मॉडल। क्या होता है? अथॉरिटेटिव मॉडल। अथॉरिटेटिव मॉडल कौन सा मॉडल होता है? जिसमें टॉप डाउन अप्रोच हम यूज़ करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो खुद ही सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है। वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखता है, तो टॉप पे ही डिसीजन सारा होता है। जैसे सेंट्रल सारा डिसाइड करता है, स्टेट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, या ब्यूरोक्रेट्स के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जब भी मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर पॉलिसी के टाइम पे उसको पता होता है, नॉलेज होती है, या उनका अप्रोच ही वैसा होता है कि वो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, खुद ही डिसाइड सब कुछ करते हैं, टॉप लेवल ऑफिशियल्स को डिसाइड करवाते हैं। लेकिन लोअर लेवल पे उस पर कोई चांस नहीं होता है खुद कुछ मतलब करने का, कोई ओपिनियन देने का। तो इस मॉडल को हम अथॉरिटेटिव मॉडल बोलते हैं, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच हम यूज़ करते हैं, जो पहले से ही बन के आता है। सेंट्रल लेवल पे भी आपको ही भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि ऐसे आपको करना है, तो आपकी ओपिनियन, आपकी सजेशन, आपकी इनोवेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको कोई मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। तो खुद ही डिसीजन सारे लिए जाते हैं। हो गया वो, ये क्या पहला वाला हो गया अथॉरिटेटिव मॉडल, जहाँ पे सेंटर खुद सब कुछ करता है, या जो लीडर होता है, लीडरशिप खुद सारा कुछ करती है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो लोअर लेवल पे लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। हो गया पहला। दूसरा अप्रोच है, इसमें हम बोलते हैं कि पार्टिसिपेटिव मॉडल। पार्टिसिपेटिव मॉडल में आपको, पार्टिसिपेटिव मॉडल से नाम से ही पता चलता है पार्टिसिपेशन। देखो इसमें क्या होता है, जो लोअर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी होती है, ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो लोगों के साथ डील करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है फील्ड में, क्या लोगों के साथ क्या मसाइल मुश्किलात है। तो वो क्या करते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो भी ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं। और इस पार्टिसिपेशन में देखा जाता है कि उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको रिवार्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा सिविल सर्विसेज डे जब होता है, वहाँ उस दिन सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड मिलते हैं जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होता है। तो पार्टिसिपेटिव मॉडल में क्या होता है, जो लोअर लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो भी सजेशन दे, वो भी अपनी राय दे, अवार्ड्स मिलते हैं उनको, रिवार्ड दिया जाता है उनको कि जो भी अच्छा काम करता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है इसका। उसके बाद है तीसरा, कोलिशन ऑफ एक्टर्स, ठीक है। कोलिशन ऑफ एक्टर्स, कोलिशन ऑफ एक्टर्स मॉडल जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीडिया, लोग जो होते हैं सब मिलजुल के काम करते हैं। मतलब जैसे आपको बहुत सारे लोगों को, मैंने आपको पढ़ा है सिटीज़न चार्टर के बारे में। सिटीज़न चार्टर जब बनता है तो कुछ ऐसे जैसे अहमदाबाद का सिटीज़न चार्टर है, वहाँ पे लोगों से राय ली जाती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन राय ली जाती है कि आप क्या चाहते हैं इन चार्टर्स में, ठीक है। तो इसमें जब कोलिशन ऑफ एक्टर्स मॉडल हम यूज़ करते हैं, उसमें हम लोगों की राय जानते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत होते हैं, म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, उनकी राय जानते हैं, मीडिया की राय जानते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की राय जानते हैं। तो उसके बाद ही हम कोई अप्रोच निकालते हैं। तो ये बहुत मतलब आजकल के दौर में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आपको ये भी पता होगा, मैंने पढ़ा है सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट में कैसे गवर्नमेंट और लोग मिलके ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के काम का। तो करप्शन कम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये नए नए मॉडल्स अब हम यूज़ करते हैं पब्लिक पॉलिसी में, क्योंकि ये लोगों का पैसा होता है, लोगों से लोग टैक्स देते हैं, और वो टैक्स कौन जमा करता है? गवर्नमेंट जमा करता है, और फिर वो पब्लिक पॉलिसी लाता है और उसमें बहुत सारी स्कीम्स लाता है।
तो इन्हीं पैसों से, लोगों के ही पैसे होते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इनका भी अब आजकल के गवर्नमेंट का भी यही ज़्यादा रहता है, या आजकल के लोग जो होते हैं बहुत अवेयर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि करप्शन कम हो, क्योंकि जो ये पैसे होते हैं लोगों के होते हैं और लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि करप्शन कम हो। चौथा एक मॉडल है, इसमें इसको हम बोलते हैं एंडलेस लर्निंग मॉडल। एंडलेस लर्निंग मॉडल मतलब कि ये इस जो पॉलिसी होती है, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम नई चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं नई चीज़ों को, जो भी हमें नया कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ लोग इतने अवेयर होते हैं, जैसे केरला में बहुत सारे ऐसे कुछ नई लर्निंग्स हुई कि लोगों ने ताउन दिया बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से ऑफिसर्स ने भी सीखा कि कौन सा अप्रोच जल्दी होता है, कहाँ पे कैसे हम कौन सी जो है नेगेटिव चीज़ें दूर कर सकते हैं जल्दी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम नई चीज़ों को देखते हैं तो आप सीखते हैं उनको। तो ऐसा एंडलेस लर्निंग मॉडल भी आजकल यूज़ होता है, क्योंकि आजकल डायनेमिक ऑफिसर्स होते हैं, यंग ऑफिसर्स होते हैं। तो एंडलेस लर्निंग मॉडल में क्या की जाती है, लर्निंग न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारी स्कीम्स लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लाई। एक स्कीम में उसने डायरेक्टली खाना दिया, दूसरी स्कीम में उसने डायरेक्टली फर्टिलाइज़र दिया, तीसरी स्कीम में उसने डायरेक्टली फ्री मेडिसिन दिए, लेकिन चौथी स्कीम में उसने कोई भी सब्सिडी के बदले क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया। कहाँ पे, डायरेक्टली अकाउंट्स में। उसमें फिर देखा गया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ये ज़्यादा बेनिफिशरीज तक पहुंचता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्सिडीज़। दूसरे सब्सिडीज़ में लीकेज होता है, इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को मिलता है, रिच पीपल को मिलता है, जो बेसिकली बेनिफिशरीज होते हैं उनको नहीं मिलता है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, बहुत सारी जगहों पे ये इसको यूज़ पहले मॉडल के तौर पे, इसको टेस्ट के तौर पे इसको यूज़ किया गया और देखा गया बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि आधार लिंक जो भी स्कीम्स इस टाइम पे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके डायरेक्टली अकाउंट में जाता है और किसी और के अकाउंट में ये नहीं पॉसिबल है भेजना, क्योंकि वो आधार लिंक्ड होते हैं। तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो इसके हक रखने वाले होते हैं, जो इसका हक रखते हैं इसको, इन पैसों का, उनको मिलता है। तो एंडलेस लर्निंग मॉडल में क्या होता है कि हम नई चीज़ें सीखते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 4 मॉडल्स इम्प्लीमेंटेशन में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी इवैल्यूएशन में देखो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन मतलब कि हम देखते हैं कि ये पॉलिसी किस तरह की है, इससे कौन से फ़ायदे हुए हैं, नहीं हुए फ़ायदे, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कितने हद तक सक्सेसफुल हुआ। अब देखो पॉलिसी डेवलपमेंट स्टेज पे क्या होता है, जब हम पॉलिसी डेवलप करते हैं ना, जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं अगर हम इतने पैसे देते हैं तो खर्चा इतना ये दिखा रहा है, क्या सच में इतना दिखा रहा है, तो हम ऑडिट करते हैं। लेकिन हम इसको बोलते हैं प्री ऑडिट। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये पैसे खर्च नहीं किए, अभी हम पॉलिसी कागज़ पे ही बना रहे हैं, लेकिन हम प्री ऑडिट करते हैं, हम चेक करते हैं क्या जो इन्होंने रकम इसमें लिखी है, क्या सच में ये इसमें इतना लगता है खर्चा, या इन्होंने एवं ही इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। तो प्री ऑडिट होता है जब हम कोई काम करने से पहले उसका ऑडिट करें, उसकी छानबीन करें, उसको चेक करें, उसको हम बोलते हैं प्री ऑडिट। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई पॉलिसी इवैल्यूएट करनी होती है तो हम पॉलिसी डेवलपमेंट स्टेज पे क्या करते हैं, प्री ऑडिट करते हैं, पहले ही ऑडिट करते हैं कि जो ऑफिसर्स ने इसमें रकम लिखी है क्या उतना लगता है या नहीं लगता है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट स्टेज। उसमें हम देखते हैं हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कोई पॉलिसी, हम किस वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, मतलब क्या हम लोगों को डायरेक्ट यूज़ करें, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यूज़ करें, पंचायत को यूज़ करें, म्यूनसिपलिटी को यूज़ करें, आशाज को यूज़ करें, या ऑफिसर से खुद काम करें। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा है इवैल्यूएशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। अब जब इम्प्लीमेंट पॉलिसी हो गई उसके बाद जैसे क्या करता है, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी की, अगर हमने पैसे दिए थे क्या वो खर्च हुए, क्या सही इंसान ने खर्च किए, क्या सही काम के लिए खर्च हुए। तो दैट मीन्स जब काम हुआ है उसके बाद इवैल्यूएशन करना, उसको हम पोस्ट ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पॉलिसी इवैल्यूएशन में हम प्री ऑडिट करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, और पोस्ट ऑडिट करते हैं। तो यहाँ तक ये हुआ। अब आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, कभी ऑप्शन आपको आएंगे कि
एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना पड़ता है एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, मैं रिपीट करूँगी, आप भी पढ़ लेना, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखनी होती है, करनी होती है। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दूसरा अवेलेबिलिटी, जो इसमें हमें रिसोर्स लगता है, मैन पावर लगता है, क्या हमें ये अवेलेबल है कि नहीं है। एक्सटर्नलिटीज हो गया, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ रहा है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, टोबैको, उसका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ रहा है क्योंकि उससे क्या होता है, हेल्थ डिग्रेड होता है, ठीक है। तो ऐसे या अगर हम कोई कंक्रीटाइजेशन करें, कंक्रीट करें, सारा कुछ डेवलपमेंट करें, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, ज़मीन ही ख़त्म कर रहे हैं हम, तो उसकी भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इसलिए आ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, हम उससे क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये एक्सटर्नलिटीज़ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिजिबिलिटी ऑफ पॉलिसी एट ग्राउंड लेवल, क्या हम जिन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं क्या ये फिजिबल है उनके लिए, या क्या इसमें मत कोई अपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुड गवर्नेंस, क्या ये गुड गवर्नेंस में हमें फ़ायदा देगा, इससे मत सिक्रेसी हो रही है, क्या ट्रांसपेरेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है इस पॉलिसी का, ठीक है, कितने टाइम में ये कॉन्सिक्वेंस अपने असरात दिखाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, उस गोल के साथ ये कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, क्या सिटीजन्स को ये पॉलिसी एम्पावर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो भी हम पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, इन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से मैक्सिमम को फुलफिल करना चाहिए जो भी पब्लिक पॉलिसी होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत तरह के गवर्नमेंट होते हैं, बहुत तरह के स्टेट होते हैं, तो स्टेट थ्योरीज ऑफ पब्लिक पॉलिसी में हम देखेंगे कि किस तरह के डिफरेंट तरीके के गवर्नमेंट हो सकते हैं आजकल के दौर में और वो किस तरह का अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री, जैसे इंडिया है, जैसे पहले ब्रिटिश राज था यहाँ पे, उस टाइम पुलिस स्टेट था, लेकिन आज वेलफेयर स्टेट है। कैसे गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है लोगों का वेलफेयर पहुँचाना, ठीक है, फ़ायदा पहुँचाना। दूसरा लेजर स्टेट, उसमें लेजर स्टेट में क्या होता है, कोई पूछताछ नहीं होती है, कोई रूल रेगुलेशन कोई नहीं मानता है, ऐसे ही जो मनमर्जी वो कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है कैपिटलिस्टिक स्टेट। कैपिटलिस्टिक स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती है, प्रॉफिट पे ज़्यादा गौर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में क्या होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा पावर होता है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है, उन्हीं के वही चेंज एजेंट्स होते हैं, उन्हीं को क्या करना होता है, उन्हीं को ज़्यादा काम करना होता है। यूजुअली एक कंट्री में, एक गवर्नमेंट में इन मॉडल्स का मिक्सचर होता है। हमें जैसे इंडिया, इसमें ब्यूरोक्रेटिक स्टेट भी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा रोल होता है, और इसमें क्या है, इसमें वेलफेयरिस्टिक स्टेट है। वेलफेयर जो गोल मैक्सिमाइजेशन है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ये बेसिक गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा, पुलिस स्टेट, कभी कभी एक गवर्नमेंट को टाइम बिंग कोई और अप्रोच भी लगाना पड़ता है या किसी एक जगह पे लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करेंगे, ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे पुलिस स्टेट बन जाती है। फॉर एग्जांपल कश्मीर में पुलिस स्टेट वो होती है जहाँ पे पुलिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए जाते हैं, जैसे अफसफा, ठीक है, उसमें आर्म्ड पर्सन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए जाते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको थोड़ा वायलेशन होता है क्योंकि फ्रीडम नहीं मिलती है सिटीजन्स को, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, और वहाँ पे टेररिज्म को डील करने के लिए ये सब करना पड़ता है। उसके बाद है मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कम होनी चाहिए, गवर्नेंस ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आई उससे क्या हो गया कि हायरार्की कम हो गई, मतलब